हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले नर्सिंग के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब कैसे ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का नर्सिंग तो कंप्लीट हो जाता है बट उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि उसके बाद में उन्हें क्या करना है, कैसे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाके अपनी एक अच्छा करियर को चूज़ कर सकते हैं या फिर कैसे उन्हें नर्सिंग के बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए स्टडी करनी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपका बहुत हेल्प करेगा ये सारे डाउट्स क्लियर करने में। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमें अपना जो गोल है वो फिक्स करना होगा। गोल का मतलब ये होता है कि आपको नर्सिंग के बाद में क्लिनिकल्स में जाना है या आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। अगर आपने जीएनएम नर्सिंग करा हुआ है या एएनएम नर्सिंग करा हुआ है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में जाना होगा। बट अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी हुई है तो आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप टीचिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो मेनली क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है उस पर फोकस रख के करेंगे, और जो टीचिंग का है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है या कब करनी है हमें, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ ही रहे होते हैं बट क्या होता है कि उनके वो सुनते हैं कि उनका कोई सीनियर है, उनका जॉब लग गया एम्स में या कोई निमेंस में जॉब कर रहा है या कोई अब्रॉड में जॉब कर रहा है। और एक होते जो जिनका नर्सिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी सेकेंड ईयर में है या उन्होंने जस्ट नर्सिंग में एडमिशन लिया है, वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल ही फ्रेश होता है। फ्रेश का मतलब ये कि आप उसमें जितने अच्छे से इनपुट दोगे उसका कई टाइम्स ज़्यादा आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। मीन्स आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं होता है कि मेरे पास बस यही साल है, मुझे इसी साल में जॉब चाहिए, या मेरे पास ये लास्ट टाइम है, मुझे इसके टाइम में जॉब चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप अपने कॉलेज टाइम से अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो नॉलेज लेवल है वो एक लेवल अप चला जाता है। और इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, जो आपको आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में हैं तो आइडियली आपको सेकेंड ईयर से कंपटीशन की जो स्टडीज़ है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में इसीलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि ट्वेल्थ के बाद में जब हम एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है कि नया नया माइंड होता है, नया एनवायरनमेंट होता है, नया सिलेबस होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे कोप ही नहीं कर पाते। मीन्स हमें एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में ही पूरा एक साल लग जाता है। इसीलिए अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप अब तभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड ईयर में हैं और फोर्थ ईयर में हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। बट मैं एक बेसिक चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आप सेकेंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल होगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमें पता पड़ गया कि हमें कौन से ईयर से स्टडी करनी है, बट हमें करनी क्या है। सबसे पहले आप अपने सीनियर से अगर बात करते हैं तो बताते हैं कि हमने एनक्लेक्स बुक पढ़ी थी या हमने टारगेट हाई पढ़ी थी। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बुक्स अच्छी नहीं है, कंपटीशन पर्पस से इन बुक्स को बेस्ट माना जाता है। बट अभी आप कॉलेज में हैं तो आपको सबसे पहला जो अपना बेसिक है, जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके टीचर्स ये बताते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप उन सारे टॉपिक्स को पढ़िए। आप अपने जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करिए। तो उससे क्या होगा कि जो आपका थ्योरी पार्ट है वो बहुत अच्छे से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, वो अभी पास आउट है और उनको अब नहीं पता है कि उनको कब पढ़ना है। तो जैसे ही आप पास आउट होते हैं आपको जब लगता है कि मुझे बस अब कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, इमीडिएटली आप अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर दीजिए। आपको अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना है इधर उधर कि हम कल पढ़ेंगे या हम परसों पढ़ेंगे, इस तरह से नहीं करना है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको एग्ज़ाम में फ़ाइट करना है, आपको जॉब चाहिए, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आपके हार्ड वर्क से ही आपको जॉब मिलेगी। अब सेकेंड चीज़ हम देखते हैं कि हमें ये तो पता
पता पड़ गया कि हमें कब से पढ़ना है। अब सेकंड बात आती है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, उसमें प्रिपरेशन के लिए, सबसे पहला होता है टाइमिंग। आपको अपना एक फिक्स टाइम टेबल को बनाना ही पड़ेगा। आपको अपना टाइम को जब तक स्केड्यूल नहीं करोगे आप फोकस नहीं कर पाओगे अपनी स्टडीज़ पे। मीन्स आपको एटलीस्ट 8 से 10 घंटे जो है, अगर आप पास आउट हैं तो आपको अपना जो इतना टाइम है प्रिपरेशन के लिए देना ही देना है। अब बात आती है कि हम पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताऊंगी, मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगी। आप अगर उस सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले आपको अपनी फंडामेंटल जो है नर्सिंग की, उसको कंप्लीट करना होगा। फंडामेंटल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बेसिक जो हम पोजीशंस वगैरह देखते हैं, प्रोसीजर्स हैं और एथिक्स हैं, ये सारे जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। इसको पढ़ना ज़रूरी इसीलिए क्योंकि ये हमारे बेसिक कंसेप्ट है। इसी को ध्यान रख के जो हम गाइड वगैरह जो हम बात करेंगे आगे, उसके अंदर काफ़ी उसको ब्रॉड में दिया हुआ है। तो जब आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आप उसको नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल के बाद में सेकंड जो आपको पढ़ना है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड एमएसएन। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे ही फंडामेंटल कंप्लीट हो गया आपको जो है एनाटॉमी और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है उसको कंप्लीट करना है। जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ में उसी की मेडिकल सर्जिकल जो है उसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, उसके बाद में आपको पढ़ना है ओबीजी और कम्युनिटी। ठीक है, एमएसएन होने के बाद में ही आपको ओबीजी को मीन्स ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी को पढ़ना है और उसके बाद में आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उसको देखना है। ये जो मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ ये मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है क्वेश्चंस का वो इसी अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओबीजी के बाद आपको साइकेट्रिक जो है उसको भी पढ़ना है और उसके बाद में लास्ट में साइकेट्रिक के बाद में जो छोटी छोटी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि नर्सिंग रिसर्च है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद में आपको पढ़नी है। अब ये तो हो गया कि आपने थ्योरी जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद में आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज होते हैं उनको। तो वो जो है आपको किस तरह से पढ़ना है, अगर आप फंडामेंटल के थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसके जस्ट बाद में आपको फंडामेंटल के जो एमसीक्यूज हैं उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मीन्स जैसे ही आपने फंडामेंटल करी उसके बाद में फंडामेंटल से जितने भी एमसीक्यूज वगैरह जो हैं जो गाइड बुक्स वगैरह में हमें मिलता है उसको पढ़ना है। देन अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह करने हैं। आपको इस तरह से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करना है। जब आप एमसीक्यूज करते हैं तो आप अपने जो होते हैं नोट्स वगैरह भी बना लीजिए, क्योंकि जो आप ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने एमसीक्यूज करते टाइम फर्स्ट टाइम देखा है, जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा है, अगर आप उसको साथ में वहीं पर रिटर्न राइट डाउन कर देते, जैसे कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा है मीजल्स। ठीक है, तो आपने मीजल्स के बारे में जो थ्योरी है वो सारा पढ़ लिया, उससे रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चंस निकाल दिए। तो वो क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो आपके थ्योरी वाले पोर्शन से अलग है, कुछ अलग आपको देखने को मिला। तो वो जो अलग चीज़ आपको दिख रही है ना वो आप उसको वहीं पे राइट डाउन कर लीजिए। इसका फ़ायदा जो होगा ना आपको उस टाइम पे तो इतना नहीं होगा, बट बाद में क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करेंगे तो आपको अलग से एमसीक्यूज़ की बुक को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें जो अलग टॉपिक था, जो अलग पॉइंट था, उसको आपने वहीं पर राइट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट है कि एक दिन के अंदर आपको मिनिमम 100 to 150 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं बट क्या हो पाता है कि हम जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और एग्ज़ाम के अंदर जब हम इतने सारे एमसीक्यूज एक साथ में देखते हैं तो हम डर जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, और हमारा ये होता है कि हमारा टाइम कम पड़ गया, या क्वेश्चंस हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए, या हम कुछ छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करके आ गए।
तो जो एमसीक्यूज सॉल्व करने का आपका तरीका होना चाहिए ना, वो इस तरह से होना चाहिए कि आप अभी एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं और उसी तरह से आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट आता है कि आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने एमसीक्यूज कर लिए, आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली। अब आपको क्या करना है, अब जो है आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हों, मैं स्पेसिफिकली एम्स का या निमेंस का या कोई भी और एग्ज़ाम का नाम नहीं लूँगी, जितने भी ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं आपको उनको सॉल्व करना है। और उनको सॉल्व करने का जो आपका तरीका होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर वो पेपर 3 घंटे के लिए दिया हुआ था तो आपको अपना जो रूटीन है या आपको जो अपना तरीका है उस पेपर को सॉल्व करने का, उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन आपने सुबह कर लिए, 20 क्वेश्चन आपने बाद में कर लिए, इस तरह से नहीं करना है। आपको फिक्स 3 घंटे का आप अलार्म रख लीजिए और जैसे आप एग्जाम के लिए पेपर देते हैं आपको उसी तरह से देना है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो जब जो आपका तरीका होगा एग्ज़ाम देने का वो आपको नया नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना जो ब्रेन है उसको उस तरह से मोल्ड कर लिया है कि उसकी प्रैक्टिस ही वैसी हो गई है कि आपको कुछ नया नहीं लगेगा और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओल्ड प्रीवियस पेपर्स के अंदर हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है। इस तरह के कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे डिजॉक्सिन है या फिर पोजीशंस की बात आ गई। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको आपको टाइम टू टाइम क्या है रिवाइज करते रहना है, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इतना अच्छे से कि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको रॉन्ग नहीं कर पाए। और लास्ट में एक चीज़ होती है कि जब आपका ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, आपने सब कुछ अच्छा सा स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर लिया, अब आपको एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। और वो कैसे होगी कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती रहती है। आप किसी भी ऐप, कोई ऐप जो होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप यूट्यूब से पीडीएफ वगैरह जो होते हैं, टेलीग्राम से जो होते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो होती है वो निकलती रहती है। तो आपको उनको कंटिन्यूसली अपनी प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आपका जो मेमोरी है वो उतना ही अच्छा होता जाएगा और आपके ब्रेन के अंदर उन सारी चीज़ को जो रिटेन करने का एबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगा, टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा। अब ये सारा तो हो गया कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपने एमसीक्यूज कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स कंप्लीट कर लिया, आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे दी। अब क्या करना है? अब ऐसा नहीं है कि आपने अपनी बुक्स बंद करी और आप सो गए और आपने 10 दिन निकाल दिए, 20 दिन निकाल दिए, ऐसा नहीं है। आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आप जितना रिवाइज करेंगे आपकी मेमोरी बिल्डिंग जो होगी, आपका जो मेमोरी है वो उतना ही शार्प होगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को या किसी टॉपिक को पढ़कर छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ओवर द टाइम, मतलब 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में हम उसे भूल जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो हमने पढ़ा हुआ है हम उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, ताकि जो हमारी इतनी मेहनत हम इतने महीनों से करते हुए आ रहे हैं वो वेस्ट ना हो और हम अपने फ्यूचर को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर के अंदर चेंज कर सकें। हो सकता है कि आपकी जो स्टडी की स्ट्रेटजीज़ हो वो डिफरेंट हो सकती है, मैं उससे अग्री करती हूँ। बट जब मैं अपने कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखा था और उस वजह से मेरा एक काफ़ी अच्छा बेस और कंसेप्ट क्लियर हुआ था। मैंने अपने साथ में जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो इधर उधर जॉब कर रहे हैं, जो इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के अंदर जॉब कर रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं जो फॉरेन में भी जॉब कर रहे हैं, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो आपका फ्यूचर में ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से पढ़ते रहिए, स्टडीज़ करते रहिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।